हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का जीनो आईएएस के यूट्यूब चैनल पे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। कई बार टेक्निकल ग्लिच आ जाती हैं, सो सॉरी फॉर 3 मिनट्स लेट। मैं देर करता नहीं, टेक्निकल कमी से देर हो जाती है। या फाइन। सो गाइज, जल्दी से जुड़ जाइए आप और हम लोग सेशन को स्टार्ट करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी in the preparation of UPSC, your syllabus, previous year question, PYQs, its analysis, and on that basis focus on expected question is very important for your preparation. इस बात को जान लें आप, है ना। सो फ्रॉम 2011 जब से पैटर्न चेंज हुआ, 2024 सी आफ्टर क्लबिंग ऑफ फॉरेस्ट सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, दोनों के प्रीलिम्स कंबाइंड होने के बाद एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइस हो गया है। क्लियर? तो हमें इस बात को समझना है। तो आफ्टर टीचिंग मोर देन 18 ईयर्स ऑफलाइन, पूरी टीम जीनो आईएएस आपके लिए ऑनलाइन बेहतरीन सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन, चाहे बात प्रीलिम्स की हो, चाहे मेंस की हो, चाहे इंटरव्यू की हो। गाइस, आई एम वेरी हैप्पी कि 100+ कैंडिडेट्स आर एसोसिएटेड विथ आवर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। 2024 के आईएएस के एग्जाम के जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, 100+ कैंडिडेट्स को जीनो आईएएस की टीम कंसिस्ट ऑफ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स गाइड कर रही है। गाइस, इसमें कुछ लोग यूपीएससी के फॉर्मर मेंबर्स भी रहे हैं। नॉट ओनली दिस, फॉर यू वी आर हैविंग कंप्लीट जीएस फाउंडेशन कोर्स, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, बोथ मीडियम। और अगर आप कहीं से कोचिंग कर चुके हो एंड यू वांट टू ज्वाइन ओनली मॉड्यूल कोर्सेज, वो भी ऑप्शंस हैं, हम बताएंगे आगे। आइए थोड़ी सेशन को स्टार्ट करें। आर यू रेडी? आइए रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन इज रिवाइज कैसे? क्वेश्चन कंसेप्ट की रिवीजन और वैल्यू एडिशन फोकस्ड ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो कल वाली सेशन में हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। आइए आज उसे आगे बढ़ाते हैं। सो 2011 के क्वेश्चंस को अभी हम कर रहे हैं, तो आज हम 11 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे एंड विल एंटर इन 2012 एज वेल। देखते हैं, चलिए गेट रेडी। क्वेश्चन देखिए आप। देयर इज कंसर्न ओवर इंक्रीज इन हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स इन सी वाटर्स ऑफ इंडिया। ठीक, what could be the causative factors for this phenomenon? Algal bloom, green scum, ठीक, इसे आप कई नाम से जानते हो। Algal bloom, bloom, also called as boom, sometimes also called as in the case of lakes, green scum, when lake becomes eutrophicated। देखिए ध्यान से इसको और मुझे बताने का प्रयास करें। भाई, सी वाटर में एल्गल ब्लूम का व्हाट कुड बी द कॉजेटिव फैक्टर्स, ये हमें देखना है। डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एस्चुरीज, बट ऑब्वियस एस्चुरी न्यूट्रिएंट्स आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मॉनसून, बारिश हुई और सरफेस वाटर आके सी में ऐड हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह कैरी कर रहा है। अपवेलिंग इन द सी, डिस्टेंस, अगर मैं अपवेलिंग की बात करूं, दैट मीन्स जब विंड ब्लो कर रहा है, सी दिस इज लैंड एरिया, दिस इज सी वाटर,
समझिएगा ध्यान से। एंड व्हेन विंड इज ब्लोइंग, जब हवा यहां से चलेगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। सो क्या करेगा, वार्म वाटर को, सरफेस वाटर को विंड ड्रैग करेगा, कूल न्यूट्रिएंट रिच वाटर विल कम अप। ऑन वन हैंड न्यूट्रिएंट्स इरोड होके रन ऑफ के फॉर्म में आ रहा है, सी हियर, सो इट इज करेक्ट। On one hand, discharge of nutrients from the estuaries, again it is correct. Or when warm water is dragged away, cool and nutrient-rich water is coming up, upwelling in the sea, and more nutrients are available for the algae. जो algae हैं उनके nutrients ज़्यादा available हो रहा है। And guys, आप समझ पा रहे हो कि इससे क्या हो रहा है, इससे एल्गल ग्रोथ बढ़ जा रही है, एल्गल ब्लूम बढ़ जा रहा है। सो अपवेलिंग इन द सीज, ऑल 1 2 3 करेक्ट। सो डी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर, 1 2 एंड 3। क्लियर है गाइस? तो अगर हम एल्गल ब्लूम की बात करें, algal bloom can be in fresh water, lakes, ponds, can be in marine water, in coastal ecosystem, ठीक। Sometimes there occurs growth of harmful algae, तो आप उसे बोलते हो HABs, harmful algal blooms। अगर harmful algae का ग्रोथ हो, आप उसे HABs, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स बोलते हो। कई बार क्या होगा, कई बार डिस्ट्रेंस, इससे पानी, वाटर बिकम्स टॉक्सिक एंड देयर अकर्स डेथ ऑफ द एल्गीज, एल्गीज मर जाती हैं, फिर जूप्लैंक्टॉन्स मरेंगे, छोटी मछलियां मरेंगी। दैट मीन इट विल कॉज डैमेज टू एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये पूरे के पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है, डैमेज कॉज कर रहा है। क्लियर है गाइस? आइए जरा एक क्विक रिकैप करते हैं। सो सी हियर ऑन स्क्रीन, एल्गल ब्लूम कैन बी ऑफ मरीन ब्लूम और वाटर ब्लूम। रैपिड इंक्रीज एक्सपेंसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी, चाहे वो वाटर फ्रेश हो चाहे मरीन हो, ठीक। कई बार हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स होगी, HABs होंगी, जो फूड चेन को डिस्टर्ब करेगा। अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें, अगर ये लेक्स में हो रही है यूट्रॉफिकेशन के कारण, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट के कारण, देयर अकर्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट, मेनली फॉलोड बाय फॉस्फेट। नाइट्रेट और फॉस्फेट की बात हो रही है, क्लियर है, ठीक। फॉस्फेट और नाइट्रेट, इसके कई बार स्टेट सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो आपको इन बातों को ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर एक्सटर्नल सोर्स की बात करें, तो रन ऑफ फ्रॉम सॉइल इरोजन, फर्टिलाइज एग्रीकल्चरल एरियाज, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के कारण, इरोजन फ्रॉम द रिवर बैंक, ठीक, डिफॉरेस्टेशन, और अगर इंटरनल की बात करें, लेक्स और रिजर्वायर्स के सेडिमेंट से आ रही है। ये देखो आप कैसे एल्गल ग्रोथ हो रही है। कई बार इतना ज्यादा होगा कि द होल एक्सपोज सरफेस एरिया इज क्लॉग्ड और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को डिफ्यूज करने से रोकेगा। और फिर क्या होगी, वहां पे आप देखोगे कि डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ब्लू ग्रीन एल्गी, वाटर टेम्परेचर above 25 degree are optimal for the growth of cyanobacteria. If in temperate regions, blue-green algal blooms generally do not persist through winter month. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वहां पे नॉर्मल से कम है, ऑप्टिमम से कम है। क्वेश्चन इज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बनेगा,
रोल ऑफ टेम्परेचर, हाई वाटर टेम्परेचर इन ट्रॉपिकल रीजन में कॉज ब्लूम ऑफ ग्रीन एल्गी, और ये पूरे साल रहेगी, है ना। लाइट का क्या रोल है, स्टेबल कंडीशंस का क्या रोल है, तो लाइट में देखोगे आप, जितनी लाइट एबंडेंट होगी उतनी एल्गल फोटोसिंथेसिस होंगी, है ना। जितनी कंडीशंस स्टेबल होंगी उतनी एल्गल ग्रोथ होंगी। और एक बात बहुत ध्यान सुनेगा, अगर लेक्स टेम्परेट रीजन का है, इन द केस ऑफ टेम्परेट लेक्स, एल्गल ब्लूम जो होगी वो ऑटम और स्प्रिंग में होगी। क्यों? बिकॉज इन ऑटम एंड स्प्रिंग पूरी वाटर की मिक्सिंग प्रॉपर हो रही है, एंड मिक्सिंग पूरी प्रॉपर हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज टर्न ओवर कंडीशंस। क्या बोलेंगे? टर्न ओवर कंडीशंस। टर्न ओवर मीन्स पूरी पूरी मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, इट इज कॉल्ड एज टर्न ओवर कंडीशंस। क्लियर है गाइस? आइए इन सारी बातों को और समझेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन बने, एक्सप्लेन वाई टेम्परेट लेक्स आर डाइमिक्टिक, बताओगे? बिकॉज मिक्सिंग इन वाटर बॉडी अकर्स ट्वाइस इन ईयर। कब कब? ऑटम एंड स्प्रिंग। ठीक, तो क्या होगी, पूरा नीचे का न्यूट्रिएंट ऊपर गया, ऊपर की ओट रिच वाटर नीचे आई, एंड दिस प्रमोट्स एल्गल ग्रोथ। ये एल्गल ग्रोथ को गाइस प्रमोट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं गाइस। ये कंसेप्ट मंडे टू फ्राइडे आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में लिंक्स मिल रही हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। ठीक, ये आप चाहते हो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, तो आपके पास स्क्रीन नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पे मैसेज कर दो कि सर आई वांट टू कनेक्टेड टू योर व्हाट्सएप ग्रुप। तो हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेगी। आपको बहुत सारी फ्री पीडीएफ्स, कंटेंट, क्लासेस ये आपको मिलती रहेंगी। क्लियर? तो बस लगने की जरूरत है गाइस। एक बार आप झमाझम लग जाओ तो बात बनेगी। और ध्यान रखेंगे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में कहानी नहीं बनती, आपको रोज रोज मेहनत करना है। ये आप पे भी लागू है, मुझ पे भी लागू है। मैं रोज मेहनत करूंगा तो आपको सफलता मिलेगी, और आपकी सफलता में हमारी सफलता है। आइए पूरी कहानी को समराइज करूं। एल्गल ब्लूम, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ एल्गी, न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रेट, फॉस्फेट, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, लेक्स में अंडर यूट्रोफिकेशन, ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया का ग्रोथ, उसके लिए लाइट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ठीक, विंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। अगर स्टैटिक इकोसिस्टम में लेक और पॉन्ड है, मिक्सिंग ऑफ वाटर बॉडी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम टेम्परेट लेक्स की बात करें, तो इन टेम्परेट लेक्स टेम्परेचर इज लिमिटिंग। ठीक, लेकिन ऑटम और स्प्रिंग में, बिकॉज मिक्सिंग इन वाटर बॉडी अकर्स, सो टेम्परेट लेक्स आर कॉल्ड एज डाइमिक्टिक। 2 बार साल में मिक्सिंग हो रही गाइस, एंड दैट इज वाई हाई वैल्यू, ध्यान सुनेगा, हाई वैल्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑटम एंड स्प्रिंग। क्लियर? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। यही सब क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में, स्टेट प्रीलिम्स में, मेंस में, यूपीएससी हर जगह पूछी जा रही है। मैं जितने फॉरेन ऑथर्स की बुक्स, ओडम, बैरेंट, समझ रहे हो आप, सबको कंपाइल कर दे रहा हूं गाइस। आइए आगे और देखते हैं। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन आपसे 2011 में पूछा गया, रेट डाटा बुक के रिगार्डिंग। हैव अ लुक। The rate data book published by International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN, contains list of
IUCN किसकी लिस्ट है? माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपसे हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात की है। कंसेप्ट ऑफ नॉर्मन मायर्स, 3 मेन क्राइटेरिया। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं करूंगा डिस्कस। ये लो, मैं आ गया नीचे बिल्कुल कोने में, ध्यान से देखना आप। भाई IUCN की रेड डाटा बुक, खूनी किताब, IUCN एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, हम आजाद हुए थे और IUCN बना था। एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो IUCN में क्या भाई, हॉट स्पॉट में डिग्री ऑफ एंडेमिज्म की बात हुई थी, बायोडाइवर्सिटी की बात हुई थी और थ्रेट की बात हुई थी। ठीक, हाई डिग्री ऑफ थ्रेट। तो यहां IUCN में ये नहीं है, ये नहीं है। थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, यस इट इज रिगार्डिंग टू, बहुत ध्यान सुनेगा, इट इज रिगार्डिंग टू। ठीक, IUCN अपनी लिस्ट जारी करता है। रेड डाटा बुक सिंबल्स होती हैं, EX एक्सटिंक्ट, ऐसे लिखा होगा EX एक्सटिंक्ट, EW एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, VU वल्नरेबल, NT नियर थ्रेटेंड, इस तरह के EN एंडेंजर्ड। आगे हम समझेंगे, हम मॉड्यूल कोर्सेज बहुत जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। राइट नाउ जीनो IAS के मोबाइल ऐप पे या वेबसाइट पे हमारी कोर्सेज चल रही हैं। ज्योग्राफी OSS चल रही है और न्यू बैच विद इन 1-2 डेज लॉन्च हो रहा है। ठीक, आप विजिट करके देख सकते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च एनवायरमेंट मॉड्यूल। थोड़ा सा आप क्वेश्चंस देख लो, फिर आप उस पर जुड़ना। तो क्या डिफरेंस है extinct, extinct in the wild, vulnerable, endangered, near threatened, we'll discuss in the course. यहाँ पे 2 is the right answer, that means B2 only is the right answer. Clear है? आगे बढ़े। आइए guys, come on question number next. ठीक, human activities in the recent past have caused the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere, but a lot of it does not remain in the lower atmosphere because of, भाई हम अपनी हरकत दिखा रहे हैं, हम CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। अभी आपने देखा कि भाई कोविड में क्या हो रहा है, कोविड में देखा आपने कि लॉकडाउन में लोग घरों में बैठ गए, एमिशंस फ्रॉम ट्रैफिक कम हो गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, तो कितनी एटमॉस्फेयर में क्लैरिटी बढ़ गई। ठीक, लोअर एटमॉस्फेयर में CO2 ट्रैप हो रहा है, ध्यान सुनिएगा। ठीक, ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप। अभी एक डाउन टू अर्थ में रिपोर्ट आई थी कि फ्रैक्शन ये रोल प्ले कर रहा है। ठीक, तो ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप्स, लेकिन ये नेग्लिजिबल के बराबर है। escapes into outer atmosphere, जाहिर सी बात है कि अगर इस पॉइंट को देखोगे आप, तो इतनी कंसंट्रेशन CO2 आउटर एटमॉस्फेयर में escape नहीं करती, मैक्सिमम ऑफ इट इज कंफाइंड इन द लोअर एटमॉस्फेयर।
तो कम कैसे हो रही है? बिकॉज ऑफ कार्बन सिंक। जो कार्बन के सिंक्स हैं, जैसे ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ओशन, लेक, पॉन्ड, जहां जहां प्रोड्यूसर्स हैं, एल्गीज हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, दे आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। और CO2 को, ध्यान सुनिएगा, अगर CO2 को क्रॉपलैंड, ग्रासलैंड, श्रबलैंड, ट्रीज अपने बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, दिस कार्बन इज कॉल्ड ग्रीन कार्बन। कार्बन फिक्स बाई लैंड प्लांट्स, CO2 fixed by aquatics, algae, phytoplanktons is called as blue carbon. That means either in the form of green carbon, या तो ग्रीन कार्बन के रूप में या ब्लू कार्बन के रूप में CO2 लोअर एटमॉस्फेयर से फिक्स हो रहा है। क्वेश्चन में ऑप्शंस में आपके पास है फोटोसिंथेसिस बाय फाइटोप्लैंक्टन्स इन द ओशन, दैट मींस ब्लू कार्बन के फॉर्म में गाइस ये सिंक हो रहा है। सो राइट आंसर इज बी, टू ओनली। टू ओनली इज द राइट आंसर। मैं ट्रैपिंग वाले, ध्यान सुनना, ट्रैपिंग वाले पे क्यों नहीं जा रहा हूं? क्योंकि एटमॉस्फेयर में 0.03% इज ओनली CO2। ध्यान सुनना, एंड ओवर पोलर रीजन, आर्कटिक रीजन के बियॉन्ड ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी रेस्ट्रिक्टेड है कि CO2 का एमिशन कम है। ये बात अलग है कि इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आपको वहां पे दिख रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। क्लियर है? तो आप ऑप्ट कर लेंगे बी, टू ओनली इज द राइट आंसर। आपको कंफ्यूजन 2 and 3 और 2 ओनली में होगा। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 14। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, ओके, अगर आप मरीन अपवेलिंग जोन्स की बात करें, आर इंपॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मरीन प्रोडक्टिविटी। इस क्वेश्चन का आप सही आंसर कर पाए, इसलिए गाइस मैंने पीछे आपको समझाया क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रोडक्टिविटी। देखिए ध्यान से, भाई अपवेलिंग कहां पे होंगी? ये देखो आप, अगर ये सी है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये लैंड है, तो ओवर नेरेटिक जोन, जहां पानी की डेप्थ लगभग मैक्सिमम 200 मीटर तक है, ठीक। जब सरफेस विंड ब्लो करेंगी गाइस, तो अभी देखा आपने कि दे आर ड्रैगिंग वार्म वाटर अवे, न्यूट्रिएंट्स आर कमिंग अप, अप वेलिंग। अगर सरफेस विंड सी से लैंड की तरफ जाएंगी तो इट विल कॉज डाउन वेलिंग, है ना? तो बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगी? अगर फोटोसिंथेसिस करानी है, प्रोडक्टिविटी करानी, दैट मींस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर यूनिट वाटर बॉडी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम, इसे बोलते हो आप प्रोडक्टिविटी। ध्यान सुनना, तो इसमें डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई रोल है नहीं। बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स ऊपर आके करेंगे क्या? ध्यान सुनना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूं। बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स जो यहां प्रेजेंट होंगी, दे आर कॉल्ड बेंथोस, उन्हें आप बेंथोस बोलते हो। बेंथोस आर बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स।
न्यूट्रिएंट्स का ऊपर आना, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का बढ़ना। सो 14 का बी, 2 ओनली इज द राइट आंसर। गाइस देख रहे हो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। मैं बिल्कुल साइड हो जा रहा हूं, आप ध्यान से और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के पॉइंट्स को गाइस देखिएगा। माय फ्रेंड्स हैव अ लुक, सी surface wind is blowing, pushing surface water away, warm water moves offshore, cool nutrient rich deeper water is coming up, and now nutrients are more available to algae, phytoplanktons. Upwelling brings nutrient rich water towards surface, replacing warmer water which was earlier nutrient deficient. So these nutrients are available to phytoplanktons. ये पोषक तत्व पादप प्लवकों के लिए, एल्गीज के लिए उपलब्ध है। इसका कोई लेना देना डिकम्पोजर से नहीं है। क्लियर? चलिए, तो गाइस मैं आपसे बता रहा था कि हमारी एक बैच जस्ट लॉन्च फाउंडेशन की हुई है। ठीक, आप उसमें अभी एनरोल कर सकते हो। फाइन, पूरी रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिलती है। कोई क्वेरी यहां आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। एंड गुड न्यूज इज अभी हमारा बम्पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। मॉड्यूल कोर्सेज में भी डिस्काउंट और कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स में भी डिस्काउंट। फाइन, कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट्स। अगर आप इन एक्ट्स को देखें तो गाइज कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी से संबंधित हैं? Import and Export Control Act 1947, yes. Mining and Mineral Development Regulation, yes. Customs Act, yes. Indian Forest Act, yes. यहाँ चारों, all the four are regarding, all the four are regarding 1, 2, 3 and 4. क्वेश्चन इज, अगर हमें एक लिस्ट मिल जाती, गाइस जीनो आईएएस के ऐप का लिंक नीचे दिया है। ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां ये क्लासेस भी मिलेंगी, साथ साथ डेली का डेली पीपीटीज के पीडीएफ आपको मिलेंगे। ठीक, तो यहां देखिए जरा ध्यान से, हैव अ लुक। सो कौन कौन से एक्ट? फिशरीज एक्ट देख रहे हैं आप, रबर एक्ट, टी एक्ट, कॉफी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, कस्टम्स एक्ट, स्पाइस बोर्ड एक्ट, सीड एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, टोबैको बोर्ड एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये देखो आप, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, मेरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड एक्ट। देख लो आप, ये पूरी लिस्ट आपको जीनो आईएएस के ऐप पे मिल जाएंगी। 36 इंपॉर्टेंट एक्ट्स मैंने आपको यहां पे दिया हुआ है, ये देखिए आप, यू विल एंजॉय इट लाइक एनीथिंग, है ना गाइस? देख लो आप, पूरी की पूरी लिस्ट 36 इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड एक्ट्स की लिस्ट हमने गाइस आपको दे दी है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी।
NBA is the statutory autonomous body under Ministry of Environment and Forest, Government of India, established in 2003, ताकि हम बायोडायवर्सिटी एक्ट को जो 2002 में आया था, बिकॉज इंडिया ने 1992 में सीबीडी कन्वेंशंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो फर्स्ट अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो, ध्यान सुनना बैकग्राउंड, फर्स्ट अर्थ समिट 1992 रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसके आउटकम बायोडायवर्सिटी एक्ट को इंडिया ने साइन किया है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी, ठीक। तो फिर हमारे पास एक्ट आया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, तो इंडिया ने प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया, ठीक, और उसके लिए हम लेकर आए एनबीए, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। स्टेटमेंट 1 is correct. It performs facilitative, regulatory, advisory functions for Government of India on issues of conservation, sustainable use of biological resources. यही तो एनबीए के ऑब्जेक्टिव थी। स्टेटमेंट 2 is correct. It was established by central government in 2003 to implement India's Environmental Protection Act. No, it was NBA was established by central government to implement Biological Diversity Act. किसके लिए? To implement provisions of Biological Diversity Act. Provisions of Biological Diversity Act 2002, इसके प्रोविजंस को लागू करने के लिए फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, A1 का A, 1 and 2 only, 1 and 2 only। क्लियर है गाइस? बहुत बढ़िया। कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स मैं आपको दिखाने वाला हूं, जिससे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, जिससे आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। हैव अ लुक, ये देखिए आप, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 से क्या क्वेश्चंस यहां बन सकते हैं? अगर ये एक्ट मेंशन हुआ है ऑप्शंस में सी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, या तो वो टॉपिक वापस न्यूज में हो या उसके ऑप्शन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमें दोनों पे गाइस फोकस करने की सख्त जरूरत है। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 mandates implementation of provisions of act through decentralized system, with NBA focusing on advising central government on matters किसके regarding, have a look, matters regarding to conservation of biodiversity, sustainable use of components and equitable sharing of benefits, equitable sharing of benefits arising out of utilization of biological resources, and advising state government in selection of areas of biodiversity importance to be notified under subsection 1 of section 37 as heritage sites and measures for management of such heritage sites। ये पूरा प्रोविजंस आपके लिए गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आइए इन सारी बातों को और समझते हैं। जितने मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा वो आपको बहुत ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स करना है। क्लियर? हम 2011 के क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये आपको मैप में देखना है,
कि नौक्रिक नेशनल पार्क कहां पे है, मानस का लोकेशन, डिब्रू सेखोवा, दिबांग वैली, थोड़ा सा देखते रहो याद हो जाएगा आपको, सिमलीपाल, सुंदरवन, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व्स, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, नंदा देवी। क्लियर? तो आप एक एक करके चीजों को रिकॉल करते जाएंगे गाइस। हैव अ लुक। ये देखो आप, टॉप 10 लार्जेस्ट नेशनल पार्क। अभी ध्यान सुनना, इंडिया इज हैविंग 106 national park we are having, and in India state government is declaring national park। ठीक, टॉप 10 लार्जेस्ट आपको दिख रही हैं, हेमिस, डेजर्ट, गंगोत्री, नामदफा, खांचेनजोंगा, गुरु घासीदास और संजय, सुंदरवन, इंद्रावती और कुतरू, फिर पापीकोंडा एंड कान्हा, पापीकोंडा इन आंध्रा। चलिए रिकॉल करते रहेंगे। खास वहां की एनिमल आपको मैप में दिख रहा है ये, और वेजिटेशन आपको मैप में दिख रहा है। क्लियर? वेरी गुड गाइस। और डिटेल में आप इसे देखना, वेयर इज मरीन नेशनल पार्क, आप इसे देखना। क्लियर? टाइगर रिजर्व्स याद रखिएगा, आगे पूछूंगा। टोटल नाउ 57 टाइगर रिजर्व्स वी आर हैविंग। 56 कौन सा, 57 कौन सा, फर्स्ट कौन सा, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्लियर है? ये पूरी मैप्स आपको जीनो आईएएस ऐप में मिल जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं। गाइस, फॉर योर यूपीएससी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट इज डायनेमिक, कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। मैंने उन बच्चों के लिए एक कंबाइंड कॉम्बो ऑफर दिया है और फी बहुत डिस्काउंट चल रहा है। 14,000 की फी अभी 11,999 में पूरी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैपिंग, समझ रहे हो, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, उसका 18 मंथ्स का करेंट विद कंप्लीट नोट्स, प्री और मेंस फोकस आपको मिलने वाला है। चलिए 2012 क्वेश्चंस देखते हैं। हैव अ लुक। अभी हम 11 के कर चुके हैं, अब 12 कर रहे हैं। फोकस अगेन मोर ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हैव अ लुक गाइस। Consider the following kinds of organisms: bacteria, fungi and flowering plants। ठीक, some species of above kind of organisms are employed as, यहां फोकस करना है आपको, employed as biopesticides। क्लियर है? कौन इसमें बायोपेस्टिसाइड्स की तरह यूज होगा? कुछ एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, कैनोला ऑयल, बेकिंग सोडा। भाई कुछ बायोपेस्टिसाइड्स बायोकेमिकल होंगी, कुछ माइक्रोबियल होंगी, हिंट दे रहा हूं, कुछ प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स होंगी, आपको बीटी कॉटन याद आ रहा है? यस नो? बैसिलस थ्रिजिएंसिस बैक्टीरिया के जीन हमने ब्रिंजल में डाल दिया, कॉटन में डाल दिया। फ्लावरिंग प्लांट्स, फंजाई ये भी रिलीज कर रही हैं, है ना?
क्या हो गया आंसर? ऑल ऑफ द अबव, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। बैक्टीरिया अगर स्फेरिकल होंगी, रॉड शेप्ड होंगी, स्पाइरल होंगी, अगर वो कॉमा शेप्ड होंगी, विब्रियो, विब्रियो, स्फेरिकल या स्फेयर शेप्ड कोकस, रॉड शेप्ड बैसिलस, बैसिलस थ्रेनिजेंसिस बैक्टीरिया, दही वाली बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, स्पाइरल, स्पाइरोचीट, विब्रियो कॉलरा वाली बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलरा, विब्रियो, ये रिलीज कर रही हैं केमिकल्स। ठीक। फंजाई, मशरूम्स, सम फंजाइज आर एडिबल, सम आर टॉक्सिन्स, है ना। एस्परजिलस फ्लेबस आपके पास नाम है। ठीक। तो बायोपेस्टिसाइड्स आप माइक्रोबियल, बैक्टीरियल और बायोलॉजिकल कंट्रोल्स के रूप में आप यहां पर देख पा रहे हो। चलिए, वेरी गुड। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक, हाउ दे आर हेल्पफुल, हाउ दे आर यूज्ड एज IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। चलिए, अगर किसी को सिर्फ एनवायरनमेंट का मॉड्यूल करना है गाइस, तो ओनली एनवायरनमेंट के मॉड्यूल के भी ऑप्शंस आपके लिए हैं। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बायोमास गैसिफिकेशन is considered to be one of sustainable solution to power crisis in India. In this context, which of the following statement is/are correct? अगर हम बायोमास गैसिफिकेशन की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो गैसिफिकेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ कंबस्टिबल गैस फ्रॉम कार्बन कंटेनिंग मटेरियल। गैसिफिकेशन मीन्स कि अगर गैसिफिकेशन की बात करें, प्रोडक्शन ऑफ कंबस्टिबल गैस फ्रॉम कार्बन कंटेनिंग मटेरियल, जो कि एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है। अब यहां पे है बायोमास गैसिफिकेशन। इसकी मीनिंग हुई प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड बायोमास इनटू गैसियस कंबस्टिबल गैस, यानी कि प्रोड्यूसर गैस थ्रू थर्मोकेमिकल प्रोसेस। क्लियर है? अब कोकोनट के शेल, ग्राउंड नट सेल, राइस हक्स कैन बी यूज्ड, ये सॉलिड बायोमास के रूप में इस्तेमाल होंगे। ठीक। हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, ये कैसे पॉसिबल है? ये चीजें प्रोटीन की बनी है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट वेरी हाई टेम्परेचर, है ना। तो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा। डाइऑक्साइड ओनली गलत है। ट्रिक 90% केस में जहां यूपीएससी ओनली स्टेटमेंट में डालती है, 90% वो गलत होता है। कंबस्टिबल गैसेस generated from biomass gasification can be used for direct heat generation but not in internal combustion engine। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, है ना। क्या बोल रहा है ये भाई? अगर केमिकल प्रोसेस गैसिफिकेशन की करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्रॉम बायोमास इन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर,
क्लियर है? स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हो कि ओनली स्टेटमेंट 1 करेक्ट, ए 1 ओनली राइट आंसर, 2 और 3 आपको साफ साफ गलत दिख रहा है। भाई अगर इंटरनल कंबशन इंजन में यूज ना करें तो फिर क्या फायदा? हम बायोफ्यूल्स, इथेनॉल ब्लेंडिंग ऐसी एक्शन ले नहीं पाए। अब तो E20 बहुत ही कॉमन हो चला है ना? तो कई बार आप क्वेश्चन को बायोमास गैसिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड बायोमास फ्यूल इनटू गैसियस कंबस्टिबल गैस कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस थ्रू सीक्वेंस ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। गैसिफिकेशन में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन ऑफ कंबस्टिबल गैस फ्रॉम कार्बन कंटेनिंग मटेरियल इज ओल्ड टेक्नोलॉजी। तो बायोमास गैसिफिकेशन में क्या हो रहा है? Is another thermochemical conversion process utilizing the following major food feedstocks: wood, agricultural waste, municipal solid waste। है ना मजे की बात? केमिकल प्रोसेस ऑफ गैसिफिकेशन में क्या हो रहा है? हाइड्रोकार्बन्स की थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है इन रिड्यूसिंग यानी कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर। ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलिए, come on the next question. Consider the following areas। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से बनेंगे लॉट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसे हम बहुत डिटेल में अच्छे से गाइस करने वाले हैं। हैव अ लुक। पहले क्वेश्चन को देखो आप, पहले आप क्वेश्चन को देखो। गाइस कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आप जान लीजिए। हैव अ लुक। मैं बिल्कुल साइड हो जा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से देखना, और बहुत आपको मैं यहां पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने वाला हूं। कौन से इसमें से टाइगर रिजर्व्स हैं? क्या बादीपुर है? यस, बादीपुर वाज इन 1974 कर्नाटका। बादीपुर, यस बादीपुर है। क्या भीतरकनिका है? सोच के बताना। क्या मानस है? 1973 में मानस हो चुका था, यस है ना? क्या सुंदरवन है? 1984 में सुंदरवन हो चुका था, यस। अभी मैं भीतरकनिका को का कल नाम लिया था आपसे, याद आ रहा है कि भीतरकनिका क्या नेशनल पार्क है? क्या रैमसर साइट है ना? क्या वेटलैंड है? देखना जरा। बताना गाइस। भाई कुल 57 टाइगर रिजर्व्स इंडिया के पास हैं, 57 है ना? अभी मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। टाइगर इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। 57 टाइगर रिजर्व कौन सा है उसके बारे में थोड़ा और जान लोगे, और 56 के बारे में जान लोगे। तो आपको मैं आंसर दे चुका हूं, 1, 3 एंड 4, दैट इज बी इज द राइट आंसर। अब ध्यान से सुनना,
In 1973, 1st April 1973, Project Tiger was started. Guys, बहुत ध्यान सुनना, very important. Project Tiger was started. Fine. अगर टाइगर को बचाना है तो ट्रॉफिक लेवल 1 प्रोड्यूसर, ट्रॉफिक लेवल 2 हर्बीवोर, ट्रॉफिक लेवल 3 प्राइमरी कार्निवोर, प्राथमिक मांस भक्षी. बहुत ध्यान सुनिएगा. एंड ट्रॉफिक लेवल 4 टॉप कार्निवोर. गाइस बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत कंसेप्चुअल है. टाइगर कैसे बचेगा? आप T1 को बचाओगे, T2 को बचाओगे, T3 को बचाओगे तो जाके T4 बचेगा. द एम ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इज टू कंजर्व एंटायर इकोसिस्टम. तभी जाके टाइगर बचेगा. 1st अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ. नाउ वी आर हैविंग, as per the 2024 data, total 57 tiger reserves. ठीक. And have a look. ये देखो आप, have a look. बांदीपुर टाइगर रिजर्व. तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व आपके कॉर्बेट और जिम कॉर्बेट में बना. बांदीपुर, कॉर्बेट, कान्हा, मानस, मेलघाट, पालमू, रणथंबोर, सिमलीपाल, सुंदरबन, पेरियार, सरिस्का, बक्सा, इंद्रावती. स्टेट लोकेशन. इन विच ईयर इट वॉज स्टैब्लिश्ड. ये भी मैंने आपको दिया हुआ है. नाम दफा, नागार्जुन सागर, दुधवा, कलाकड़, वाल्मीकि, पेंच, तडोबा, अंधारी, बांधवगढ़, पन्ना, देख रहे हो आप, पाके, भद्र, पेंच. अचानक बार, अमरकंटक, काजीरंगा, काली, संजय, मुदुमलाई, नागरहोल, सह्याद्री, बिलीगिरी. अब यहां से आप ज्यादा फोकस करना गाइस. सी, यहां से 50 ऑनवर्ड्स या 49 से आ जाओ. ओरांग, कामलांग, श्रीविल्लीपुत्थूर, रामगढ़, गुरु घासीदास, वीरांगना दुर्गावती, धौलपुर करौली, गुरु घासीदास, राता पानी. लास्ट वाले जो हैं, जो 2017 ऑनवर्ड्स बने हैं, 2024 में 2 आए हैं, 56, 57 मोस्ट इंपॉर्टेंट. इन 2024 लास्ट 2 गुरु घासीदास, तामोर पिंगला और राता पानी. ये छत्तीसगढ़ में, ये MP में. इसके बारे में आपको और डिटेल में गाइस जानने की जरूरत है. क्लियर है? हैव अ लुक. अब गुरु घासीदास नेशनल पार्क की बात हो रही है एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूवेस्ट है. ठीक. राता पानी टाइगर रिजर्व रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ये इंडिया का ऑफिशियली
57th टाइगर रिजर्व है और स्टेट का 8वां, एमपी का 8वां। क्लियर है? ये पूरे पॉइंट्स आपको मिलेंगे गाइस, चिंता नहीं करना। एरिया याद नहीं करना आपको। रिच बायोडाइवर्सिटी, significant population of Bengal tigers, leopards and various herbivores, तभी तो रह पाएंगे वो, चीतल एंड सांभर। ये आपको याद रखना है। राता पानी, गुरु घासीदास की बात करें, तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ इंडिया का 56 टाइगर रिजर्व है। क्लियर है? ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बिटवीन मध्य प्रदेश एंड झारखंड, ये एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहां पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रेस्ट्रिक्ट करना है। भाई प्रोजेक्ट टाइगर क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम स्टेट वाइज जाएं तो स्टेट वाइज आपको लिस्ट दिख रही है, या आप पढ़ लोगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दे दिया है। ठीक गाइस, मॉड्यूल कोर्सेज में फ्री डेमो भी आपके लिए ऐप पे अवेलेबल है। प्ले स्टोर से जाके जीनो आईएएस ऐप डाउनलोड कर लेंगे, नीचे लिंक भी उसका दिया हुआ है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, in which one of the following categories of protected areas in India local people not allowed to collect and use the biomass? कहां अलाउड नहीं है? सी, अगर हम बात करें तो आप बायोस्फीयर रिजर्व में देखते हो कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, यहां सेटलमेंट्स भी अलाउड है, तो ये तो नहीं होगा नॉट अलाउड में। वेटलैंड्स में ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक, ये भी नहीं होगा। सेंचुरीज मेनली स्पीसीज ओरिएंटेड, लिबरल है, ठीक। नेशनल पार्क स्ट्रिक्ट है, सो ये आपका, अगर नेशनल पार्क की बात करें, दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज established to conserve natural environment, ecosystem and wildlife, and this provides safe habitat for flora and fauna, and human activities, hunting, deforestation, industrialization, है ना, आर प्रोहिबिटेड। आप इसे मना करते हो। हमारे पास टोटल 106 नेशनल पार्क्स हैं। These are declared by स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इनको डिक्लेयर करती है, नेशनल से आप सेंट्रल गवर्नमेंट ना समझना। रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना ऑफ असम, ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखो आप कितना मैं रिवाइज कर दे रहा हूं और अपडेट कर दिया करंट अफेयर्स। रायमोना नेशनल पार्क ऑफ असम इज द रिसेंट 106, 106वां है। इतनी बात हमें याद रखना है ना। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, आइए मैं थोड़ा और आपको रिवाइज करा दूं। सी, national parks play a crucial role in wildlife conservation by preserving biodiversity, protecting endangered species and maintaining ecological balance. अगर इंडिया की बात करें, are vital for protecting the country's rich biodiversity, which includes most iconic species tiger, elephant, rhino, and numerous plant and animal endemic species.
अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, याद रखिएगा मेंस में भी आ सकता है, टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेड स्पीसीज, जो कि आपके रेड डाटा बुक में मेंशन है, एंड देयर हैबिटेट्स एंड प्रोवाइड सेफ सेंचुरीज फॉर वाइल्ड लाइफ टू थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस, टू मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। तो हमारा बहुत फोकस कि अब और क्या आ सकता है, फोकस ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द रीजन एंड रेगुलेट इकोसिस्टम, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड प्रोटेक्ट वाटर रिसोर्स। देख रहे हो आप, टू सर्व एज नेचुरल लैब फॉर साइंटिफिक रिसर्च, टू प्रमोट एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड अवेयरनेस एमॉन्ग विजिटर्स। आप लिस्ट इसका देख रहे हो गाइस। अगर रैमसर अगर बात करें इंडिया में, इट इज अंडर IUCN कैटेगरी 2, IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज में नेशनल पार्क्स इंडिया में आती हैं। IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज where grazing, hunting, forestry or cultivation are strictly prohibited. No human activity is permitted inside national parks except अगर आप चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ स्टेट से परमिशन लेकर आओगे तो ही आपको परमिशन मिलेगा। क्लियर है? कुछ रैमसर साइट्स लिस्ट देख लीजिएगा, आगे हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, ये हम देख चुके थे। आप कैटेगरी 2 में है। इंडिया के पास 106 नेशनल पार्क है। 1970 में सिर्फ 5 थे। टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट ऑफ कंजर्वेशन डिपेंडेंट स्पीसीज, इंडिया पास वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां से बनेंगे। लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज हेमिस नेशनल पार्क, अभी मैप में आपको दिखाया, लद्दाख के लेह एरिया में। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क इज स्मॉलेस्ट, कहां पे? अंडमान निकोबार आइलैंड। ये स्मॉलेस्ट, हेमिस लार्जेस्ट, याद रहेगा। इंडिया का फर्स्ट कॉर्बेट रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार ऑफ इज इंडियाज सदर्न मोस्ट। All these are expected questions. Guys, खूब मेहनत मैं कर रहा हूं आपके लिए। ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम के बाद आपको अफसोस हो कि काश सर की बात कर ली होती, सुन ली होती, क्लास कर ली होती। एमपी के पास मोस्ट नेशनल पार्क है 12, ठीक। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क मणिपुर की केबल लामजाओ नेशनल पार्क, ये इंडिया का नहीं वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट इज द फर्स्ट एंड प्रोजेक्ट टाइगर यही 1973 में जिम कॉर्बेट में गाइस लॉन्च हुआ था। मजे आ गए ना? अगर इंडिया का जिम कॉर्बेट फर्स्ट है तो येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए का वर्ल्ड का फर्स्ट नेशनल पार्क है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 106 नेशनल पार्क्स इंडिया की 1.23% जोग्राफिकल एरिया को कंट्रीब्यूट करता है गाइस, ठीक। आज मैं आपको यहीं पर छोड़ रहा हूं, आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। मंडे टू फ्राइडे 11 AM शार्प आपको ज्वाइन करना है और अपने दोस्तों को बता देना है गाइस। मेरी बात सुन पा रहे हो? दोस्तों को बता देना है गाइस झमाझम सेशन चल रहा है फ्री में। अगर इतना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं तो आप समझदार हो। व्हाट अबाउट द पेड एंड मॉड्यूल कोर्सेज, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।